यदि भक्त मिले बस मंदिर में प्रभु शबरी के घर ना जाते। यदि भक्त मिले बस मंदिर में प्रभु शबरी के घर ना जाते। यदि मात पिता निज भाग्य लिखे सीता वनवास नहीं होता। यदि मात पिता निज भाग्य लिखे सीता वनवास नहीं होता। यदि पूजा से ही पाप घटे रावण का नाश नहीं होता। तो अध्यापन करते हुए आपको क्या समझ में आता है कि जो अभी जो नए लड़के हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके अंदर हिंदी भाषा को लेकर या हिंदी साहित्य को लेकर क्या अभी भी रुझान है, या सब के सब केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना मेरी चाहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि आप जानते हैं हम संकृत्यायन इंटर कॉलेज मलाव में हुई है और स्नातक की शिक्षा सर्वोदय किसान डिग्री कॉलेज में, परास्नातक मैंने दीनदयाल उपाध्याय से किया है। तो साहित्य में मेरी रुचि शुरू से रही है। हृदय बनेगा वृंदावन तुम फिर कान्हा बन जाओगे। जब राधा तुम्हें पुकारेगी तुम खुद को रोक न पाओगे। जब राधा तुम्हें पुकारेगी तुम खुद को रोक न पाओगे। पर धीर धरो मैं राधा हूँ, चिंता न करो मैं राधा हूँ। तुमको ना कभी बुलाऊंगी, तुम जहाँ रहो बस खुश रहना, ईश्वर से सदा मनाऊंगी। वैसे भी मैं चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ। मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ और मुझे खुश रहना पसंद है। मैं हर बात में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया, पति का सहयोग मिला, सास ससुर ने भी बहुत सहयोग किया, किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। हम चालाकी सीख ना पाए जग के ठेकेदारों से। हम चालाकी सीख ना पाए जग के ठेकेदारों से। थोड़ी शरारत थोड़ी शराफत बस मुझ में मिल जाती है। थोड़ी शरारत थोड़ी शराफत बस मुझ में मिल जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हिंदी साहित्य में साधना रथ एक नई नवेली कलम से जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आपको मिलाने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रहा हूँ साधना मिश्रा जी की। बहुत बहुत स्वागत है साधना जी संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। साधना जी, सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी साहित्यिक व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उनकी एक फेमस रचना होती है, उनकी एक प्रसिद्ध रचना होती है जिनके कारण उनको समाज में ज़्यादा जाना जाता है। तो हम पहले वही चाहेंगे कि आप अपनी एक किसी रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। धन्यवाद। मैं ज़रूर आपको अपनी रचनाओं से अवगत कराना चाहूँगी। और वैसे तो बहुत सारी रचनाएं मैंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं। कविताओं में मेरी ज़्यादा रुचि है तो मैं वही आपको सुनाना चाहती हूँ। हे अरुण मत करो अरुणोदय, हे अरुण मत करो अरुणोदय। यदि नित अंतर ना जाग रहा, यदि नित अंतर ना जाग रहा। होने दो तम का महाप्रलय यदि मनुज मनुजता त्याग रहा। होने दो तम का महाप्रलय यदि मनुज मनुजता त्याग रहा। अपनी संस्कृति अपनी धरती अपनी भाषा का न मान रहा। अपनी धरती अपनी संस्कृति अपनी भाषा का न मान रहा। सारी पोथी का ज्ञान व्यर्थ यदि इतना सा ना ज्ञान रहा। सारी पोथी का ज्ञान व्यर्थ यदि इतना सा ना ज्ञान रहा।
वैभव से ही खुशियाँ मिलती, प्रभुवन अनुरागी ना होते। वैभव से ही खुशियाँ मिलती, प्रभुवन अनुरागी ना होते। यदि राजमहल में सुख मिलता, गौतम वैरागी ना होते। यदि राजमहल में सुख मिलता, गौतम वैरागी ना होते। यदि जीत मिले केवल बल से, रावण संहार नहीं होता। यदि जीत मिले केवल बल से, रावण संहार नहीं होता। यदि प्रीत हो बस सुंदरता से, कुब्जा से प्यार नहीं होता। यदि प्रीत हो बस सुंदरता से, कुब्जा से प्यार नहीं होता। यदि मान मिले बड़े घर में, यदि मिलता मान बड़े घर में, प्रभु साग विदुर घर ना खाते। यदि भक्त मिले बस मंदिर में, प्रभु शबरी के घर ना जाते। यदि भक्त मिले बस मंदिर में, प्रभु शबरी के घर ना जाते। यदि मात पिता निज भाग्य लिखे, सीता वनवास नहीं होता। यदि मात पिता निज भाग्य लिखे, सीता वनवास नहीं होता। यदि पूजा से ही पाप घटे, रावण का नाश नहीं होता। रावण का नाश नहीं होता। धन्यवाद। साधना जी, आपकी इस कविता में कहा जाए तो संपूर्ण जीवन दर्शन है। यदि एक बड़ी किताब किसी भी प्रसिद्ध लेखक की एक किताब हो जिसपे वह पूरे जीवन को जीने का सारा कला हुनर उसमें समेटता हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस किताब का अगर एक निचोड़ एक लाइन में, एक पेज में अगर कोई देना चाहे तो आपकी इस कविता को उसके सन्मुख रखा जा सकता है। आपने इसमें एक लाइन यूज किया कि वैभव यदि में सारा सुख होता है, यदि वैभव में, जो कि अभी हम अपने आसपास के समाज में यह देख पा रहे हैं कि सभी लोग एक अलग प्रकार की आपाधापी रूपी रेस में लगे हुए हैं कि कितना ज्यादा हम संग्रह कर लें, कितना पैसा, हाँ कितना पैसा कमा लें। लेकिन उन लोगों के लिए यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है कि यदि वैभव में ही सारा सुख होता तो गौतम बुद्ध कभी भी वैराग्य धारण नहीं करते। और कवि का काम भी यही है कि जब समाज दिग्भ्रमित हो रहा हो तो उस समय कवि को अपनी रचना के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का कार्य करना चाहिए। तो जब आप इन पंक्तियों को सोचती हैं तो सोचने के पहले आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है कि कैसे इस तरीके की गहराई वाली बातें आप सोच पाती हैं? तो इसके पहले का आपका नज़रिया, दृष्टिकोण, यानी ये सारी बातें आप ला कहाँ से पाती हैं? जी, जैसे ये सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा लिखते हैं। वो जो कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जैसा आपके आसपास आप देखते हैं उससे आप अगर प्रभावित होते हैं, मेरे साथ यही है। मैं किसी चीज़ पे बहुत सोच के नहीं लिखती हूँ। अगर मेरे आसपास मेरे समाज में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी बात मुझे अंदर से प्रभावित करती है तो अपने आप ही कलम उठ जाती है और उस पर मैं लिख देती हूँ। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें, क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमें तो अंदर से बहुत ही प्रभावित कर रहा है और बहुत प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग राम जी से जुड़े हुए हैं। तो उस पर मैंने अपनी एक नई रचना की है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो राम के धाम अयोध्या को, राम के धाम अयोध्या को स्वर्णपुरी सम साज रहे हैं। हर्षोल्लासित दीप जलाए राम अवध में विराज रहे हैं। हर्षोल्लासित दीप जलाए राम अवध में विराज रहे हैं। भक्त सभी जयकारा लगा, भक्त सभी जयकारा लगा,
आनंदित सकल समाज हुए हैं। वर्षों बाद श्री राम लला निज जन्मभूमि में विराज रहे हैं। वर्षों बाद श्री राम लला निज जन्मभूमि में विराज रहे हैं। श्रद्धा से दोनों कर जोड़ कर, श्रद्धा से दोनों कर जोड़ कर चरणन शीश नवाए रहे हैं। मंगल करिए अमंगल हरिएगा प्रभु जी से विनती सुनाए रहे हैं। मंगल करिए अमंगल हरिएगा प्रभु जी से विनती सुनाए रहे हैं। राम के धाम अयोध्या को स्वर्णपुरी सम साज रहे हैं। हर्षोल्लासित दीप जलाए राम अवध में विराज रहे हैं। हर्षोल्लासित। क्या बात है। इस समय पूरा भारत राममय हुआ है। और आप इस समय जितने भी लोक संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, चाहे वह कवि हों, चाहे वह गायक हों, चाहे वह गीतकार हों, सभी लोग अपने माध्यम से प्रभु श्री राम को कोट करते हुए, उनको प्रमुखता में रखते हुए, इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपनी रचनाएं समाज में इस समय ला रहे हैं। और इसमें आपकी यह रचना काफ़ी, हर एक मायने में काफ़ी प्यारी रचना है कि इसको सुनने के बाद जो एक राम भक्त, एक सनातनी का जो एक भाव होता है, पूरे भाव को समेटे हुए आपकी रचना। अब हम बात थोड़ा सा करना चाहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई कलम उठाए, डायरी ले और कुछ लिखना चाहे और इतनी अच्छी रचनाएं लिख ले। तो इतनी पारंगतता आने के पहले क्या प्रक्रिया रही है? आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? कविताओं के प्रति आपका आकर्षण कब बढ़ता है? यह थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि आप जानते हैं, हम संकृत्यायन इंटर कॉलेज मलाव में हुई है। और स्नातक की शिक्षा सर्वोदय किसान डिग्री कॉलेज में, परास्नातक मैंने दीनदयाल उपाध्याय से किया है। तो साहित्य में मेरी रुचि शुरू से रही है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्योंकि मैंने हिंदी से ही परास्नातक भी किया है। तो साहित्य से और कविताओं में मेरी विशेष रुचि रही है। तो जैसे कि आप घर पे बात करते हैं, अपने मित्रों के बीच में बात करते हैं, तो बहुत सारी कविताएं हम ऐसे भी कह जाते थे। जैसे मैंने एक बार ऐसे ही अपने मित्रों को एक बार अपने बारे में सुनाया था कि समझदार लोगों की बातें मुझे समझ ना आती हैं, समझदार लोगों की बातें मुझे समझ ना आती हैं, दुनियादारी की सौगातें मुझे तनिक ना भाती हैं, दुनियादारी की सौगातें मुझे तनिक ना भाती हैं। हम चालाकी सीख ना पाए जग के ठेकेदारों से, हम चालाकी सीख ना पाए जग के ठेकेदारों से, थोड़ी शरारत थोड़ी शराफत बस मुझ में मिल जाती है, थोड़ी शरारत थोड़ी शराफत बस मुझ में मिल जाती है। तो ऐसे ही मित्रों के बीच कभी कुछ लाइन सुना दिया, कभी कुछ कह दिया, तो सबको बहुत अच्छा लगा मेरी बातें, मेरी उसके बाद साहित्य के प्रति रुचि होने की वजह से अध्ययन में और भी ज़्यादा रुचि बढ़ने लगी। उसके बाद बस वही किताबें उठी, पढ़ाई शुरू हुई, तो नए नए शब्द मिले, आपके शब्दकोश बढ़ते हैं। पढ़ाई से, शिक्षा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम शिक्षित हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपनी किताबें उठाए। हम 2008 में एमए कर चुके थे। उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए। जब सब लोग घर से बाहर निकल जाते थे तो हम महिलाएं घर में क्या करती हैं, बैठी रहती हैं। तो हमें बहुत वो खालीपन बहुत चुभता था कि ये हम सुबह खाना बना लिए, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमने यही उसका हल निकाला कि हम किताबें उठाए और हमने तरह तरह की कविताएं और किताबों को पढ़ा, अपनी रुचि के लिए, सिर्फ अपनी रुचि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। हमने
उसको पढ़ा। और जब आप पढ़ते पढ़ते जब आप समाज को देखते हैं तो आपके पास क्योंकि शब्दकोश बढ़ जाते हैं, आपकी समझ बढ़ जाती है, पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो जाता है। तो जब समाज में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो आप लिखने लगते हैं उस पे अपने विचार आप प्रस्तुत करने लगते हैं, उसमें अच्छा लगता है। शुरुआत में तो हम ऐसे भी बैठे रहते थे, गुनगुनाते रहते थे अपनी लाइनों को, कभी रोटियां बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो भी हमारे मन में कोई अगर लाइन आई तो हम उसको गुनगुनाने लगे, अपने घर वालों को सुनाए, अपने मित्रों को सुनाए। तो अच्छा लगा, सबको अच्छा लगने लगा, सबने सपोर्ट किया। शुरू में तो डर भी लगा, क्योंकि हम लोग भाई देहात परिवेश से हैं, तो उसमें होता है ना कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य ही रहा कि मुझे सबने सपोर्ट किया, चाहे वो हमारे घर वाले हों, और इसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद करूँगी कि कम से कम मेरे माता पिता ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूँ। मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करूँगी। और मेरे मित्र हैं बहुत लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे ससुराल में भी किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। जो भी मैं करना चाहती थी, जो भी मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पूरा सपोर्ट किया सब लोगों ने, मेरा पूरा सहयोग किया सब लोगों ने। तो उसके लिए मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करूँगी। तो वो धीरे धीरे कलम उठते उठते लिखते लिखते परिपक्वता बढ़ती गई और लोगों के बीच में आना शुरू हो गया। सब लोग पसंद भी करने लगे, और इस मेरी कविताओं को लोग आगे ले जाने लगे। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करूँगी। आपकी जब एक महिला को उसके परिवेश से सपोर्ट मिलता है, हाँ। तो वह नई मंजिलों को तय कर लेती है। बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आपके आसपास का जो माहौल है, आपके परिवार के लोग विशेषकर आपके ऊपर विश्वास जताएं, और उसके बाद आप अपनी प्रतिभा को निखारती हैं। हम देखें अपने वर्तमान समय में, तो आज से यदि 20 साल पहले हम जाएं पीछे, आज से 40 साल पहले पीछे जाएं, तो जो नारियों की दशा थी, उससे अब नारियों की दशा में बहुत सुधार हुआ स्थितियों में। अब चाहे परिवार के लोग हों या समाज के भी देखने का, सहयोग करने का नज़रिया बदला है। आप क्या सोचती हैं? जी, मैं तो बिल्कुल इसके बारे में मेरा बड़ा ही सकारात्मक सोच है। वैसे भी मैं चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ। मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ और मुझे खुश रहना पसंद है। मैं हर बात में अपनी खुशी ढूँढ लेती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया, पति का सहयोग मिला, सास ससुर ने भी बहुत सहयोग किया, किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई परिवार में आपके कुछ करना चाहता है तो उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आपकी कमियों को लोग ज़्यादा दिखाते हैं, आपके अंदर क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हैं, ये बताने वाले कम ही होते हैं। ये ज़्यादा लोग बताते हैं कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ आपको सपोर्ट मिलता है ना कि ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये खूबी है, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर किसी के अंदर एक ही विशेषता नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये है, आवश्यकता है कि हम उन्हें और निखारें, उन्हें समाज में लाएं, और परिवार जब इसमें सहयोग करता है तो वो उच्चतर स्तर पे पहुंचता है। तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद भी करूंगी, और मैं सबसे कहना भी चाहूँगी कि ये करना चाहिए। और मैं भी ये मानती हूँ कि उस समय और इस समय की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज स्त्रियों को पूरा सहयोग मिल रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे जो है उनका सम्मान किया जाता है, और उनको जो है पूरा सहयोग किया जाता है कि वो आगे बढ़ें, और वो बढ़ भी रही हैं। आप देखिए हर जगह जो है स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब शिक्षा की वजह से ये क्या है ना कि हर कोई जागरूक हो चुका है और इस चीज़ को समझ रहा है। ये बहुत अच्छी अब एक जब हम बात कर रहे हैं स्त्री विमर्श पे, स्त्रियों की स्थिति पे, स्त्रियों की दशा पे, तो एक कवित्री से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि स्त्रियों के मनोभाव को लेकर क्या आपकी कलम ने कुछ लिखा? यदि लिखा हो तो क्या लिखा है? हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। स्त्री विमर्श पे मैं कम लिखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मतलब जो या तो मेरा सौभाग्य ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कि स्त्रियां बहुत पीड़ित हैं। ये एक विडंबना है, लोग ऐसा बना लिए हैं कि स्त्रियां, कोई पीड़ित नहीं है, सबको आज सपोर्ट मिलता है। मैं बल्कि पुरुषों के लिए लिखती हूँ।
मैं ये मानती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर व्यक्ति है, वो 50,000 रुपये कमाता है ना, मैं सच बताऊँ, वो इंसान 5,000 रुपये कभी अपने ऊपर महीने का खर्च नहीं करता है, लेकिन अपने परिवार पे वो 50 खर्च कर देता है। तो मैं या तो आप मेरा सौभाग्य ही कह सकते हैं कि मेरे मायके पक्ष में भी, मेरे ससुराल पक्ष में भी कोई ऐसा मुझे स्त्री को पीड़ित करने वाला दिखा नहीं कि मैं लिखूं उस पे। मेरे भाइयों ने भी अपनी पत्नियों का बड़ा सम्मान किया, अपनी माँ का बड़ा सम्मान किया, बहनों का सम्मान किया, मेरे पिता ने भी बहुत सम्मान किया, मेरे पति ने भी बहुत सम्मान किया। तो जब मैं इस चीज़ को अनुभव नहीं की, तो मैं उस पर कैसे लिख सकती हूँ। मैंने तो हमेशा पुरुषों का एक अच्छा स्वरूप ही देखा है। और रही बात कुछ पुरुषों की, तो आप वो हर जगह होता है, आप एक वर्ग को दोषी नहीं कह सकते हैं। स्त्रियों के अंदर भी कमियां हैं, पुरुषों के अंदर भी कमियां हैं। समाज में आप उतरेंगे तो 100 अगर अच्छे हैं तो 10 बुरे भी मिलेंगे। तो हम 10 बुरे को ना केंद्रित करके, क्योंकि मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं बहुत सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो मैं वो 90 अच्छों को देखती हूँ। तो ये आप इसे जो भी कहें, लेकिन ये मेरी सकारात्मक सोच है कि पहले आप जब निकलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है। आज के समाज में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो आपको पूरा सहयोग करते हैं कि आप आगे बढ़ें। पहले आप बढ़ना तो चाहें। क्या है कि आजकल हम बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं कि वही सोचती हैं बैठे बिठाए सब मिल जाए। ये भी नहीं सही है। पहले हम परिश्रम करें, सहयोग करने वाले बहुत हैं। आपने बताया कि आप काव्य लिखने के साथ साथ, चूंकि आपने यह शौकिया तौर पे पहले शुरू किया, फिर से अब आप धीरे धीरे इसमें पारंगतता हासिल करती चली जा रही हैं, इसके साथ साथ आप अध्यापन भी करती हैं। हाँ। तो अध्यापन करते हुए आपको क्या समझ में आता है कि जो नए लड़के हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके अंदर हिंदी भाषा को लेकर या हिंदी साहित्य को लेकर क्या अभी भी रुझान है, या सब के सब केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहते हैं? देखिए, सत्यता तो यही है कि सब डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही चाहते हैं। तो मैं सेंट्रल एकेडमी गीडा ब्रांच में हिंदी की ही अध्यापिका हूँ। तो ऐसा इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी साहित्य को लेके बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। ये एक बहुत दुख का विषय भी है, क्योंकि धीरे धीरे आप क्योंकि सब लोग हिंदी को जैसे पिछड़ी भाषा मानते हैं, जबकि आप देखिए तो हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है और उसमें ऐसा क्या नहीं है जो हम दूसरे की भाषाओं को जो है ग्रहण करें। सीखना अलग बात है, सीखिए, हर चीज़ सीखना चाहिए। अंग्रेजी सीखिए, हिंदी सीखिए, और भी भाषाएं सीखिए, लेकिन धारण अपनी हिंदी को ही कीजिए। मैं तो अपने स्कूल में अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ। हाँ, क्योंकि जो आप संदेश अपने बच्चों को हिंदी में दे सकते हैं, वो आप इंग्लिश में नहीं दे सकते हैं। हम जब मतलब अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उनको इस तरीके से क्योंकि जो आप बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ने का, आज के ज़माने में उनको आगे बढ़ाने का केवल एक तरीका है, आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको जो है उत्साहित कीजिए, उनकी उस कार्य के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो उसके लिए आप, भाई यही है कि जितना बढ़िया हिंदी माध्यम है उतना अच्छा कोई और माध्यम नहीं है। मैं बच्चों के लिए लिखी थी एक बार कविता कि संघर्ष निरंतर सक्रिय हो, परिणाम अटल हो जाता है। संघर्ष निरंतर सक्रिय हो, परिणाम अटल हो जाता है। अनवरत प्रयास, एक निष्ठ भाव, एक रोज सफल हो जाता है। अनवरत प्रयास, एक निष्ठ भाव, एक रोज सफल हो जाता है। यदि कीर्ति मिली संघर्षों से, फिर कभी नहीं धूमिल होगी। यदि कीर्ति मिली संघर्षों से, फिर कभी नहीं धूमिल होगी। नित नित के अथक प्रयासों से सूरज समान उज्ज्वल होगी। नित नित के अथक प्रयासों से सूरज समान उज्ज्वल होगी। गलती जीवन का हिस्सा है, खुलकर इसको स्वीकार करें। गलती जीवन का हिस्सा है, खुलकर इसको स्वीकार करें। 100 बार हार कर जीतेंगे, विश्वास करें, प्रयास करें। विश्वास करें, प्रयास करें। तो इस तरह अपनी भाषा में हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी भाषा को और समृद्ध करें और उसे आगे बढ़ाएं। बाकी डॉक्टर इंजीनियर बनना भी चाहिए अच्छी बात है। चलिए साधना जी, अब हम थोड़ी सी बात साहित्यिक गतिविधि की तरफ ले चलते हैं।
आप जिस धरती से आती हैं वह हिंदी साहित्य की सबसे उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है, जहाँ पे अगर हम देखें, जब हम भोजपुरी साहित्य के इतिहास में जाते हैं तो बाबा गोरक्षनाथ की रचनाओं से लेके उसके बाद से कबीर के दोहे, उनकी साखी, उनके शब्द सारे सीख उनके इसी भूमि से उपजे। उसके बाद से जब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह का वो हामिद का चिमटा, पंच परमेश्वर के वह जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हो, या मंत्र की वो कहानी हो, या कफन का वो आलू हो जिसके आलू के लालच में वे अपनी घर की एक औरत को मरता हुआ छोड़ देते हैं। और उसके बाद से चाहे फिराक गोरखपुरी साहब का अपना फिराक वाला अंदाज हो, इन सब की भूमि पर अभी आपको साहित्यिक गतिविधि कैसी दिखती है? आप किसी साहित्यिक गतिविधि में क्या भाग लेती हैं, या आपको अभी जो वर्तमान में यहाँ पर गोरखपुर की जमीन पे जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, या इसमें जो साहित्यकार लोग हैं, उनका नए लिखने पढ़ने वालों के प्रति कैसा रवैया है, कैसा मार्गदर्शन या सुझाव मिलता है? बताएं इसके बारे में। नए लिखने पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे हैं। आजकल लोग जो हमारे, जैसा कि आप बोले हैं कि ये उर्वरा भूमि है, तो ये सच बात है। यहाँ पे एक से एक लोग लिखने वाले हमारे इसी भूमि पे पैदा हुए हैं और एक से एक रचनाएं की है उन लोगों ने। और आज भी जो नई कलम उभर के सामने आ रही है वो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं। हम देखे हैं, बस उनका अंदाज निराला है। वो आज के ज़माने के हैं तो उसी के अनुसार लिखते भी हैं, आज के ज़माने के अनुसार उनकी कलम भी चलती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब आज के बच्चे हैं वो आज के समाज को देख के प्रभावित हो रहे हैं तो वो उसी के अनुसार उस पर लिखते भी हैं और काफ़ी अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। पूरा मैं भी सुनती हूँ नए लोगों को, नए विचार को, क्योंकि नए लोगों का भी स्वागत अनिवार्य है। पुराने लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उच्च दृष्टिकोण है उनका, लेकिन अगर हम नए का स्वागत नहीं करेंगे, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो हमें नए लोगों का स्वागत करना ही चाहिए। और नए लोगों ने भी बहुत अच्छे सोच के साथ लिखना शुरू किया है। मैं तमाम कार्यक्रमों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चे भी जो आज के समय के हैं, जबकि वो अलग अलग पढ़ाई में हैं, अलग अलग लाइन में हैं, तो भी साहित्य में उनकी रुचि है और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि वो समाज को देख रहे हैं तो उसके अनुसार उनका लेखन रहता है। तो मैं जाती हूँ, गोरखपुर में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि साहित्य को लेके लोग इतने आज भी जो है जागरूक हैं। कि प्रसिद्धि मिलने में थोड़ा समय लगता है, अपना कार्य करना चाहिए, बाकी ईश्वर जो लिखे रहेंगे वो होगा ही, है ना। आप की बातों से मेरा एक प्रश्न निकल के आता है। गोरखपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है, मंचों की दुनिया की काफ़ी प्रसिद्ध कवित्री अंकिता सिंह काव्य पाठ करती हैं, फिर उनके सामने माइक आपको सुपुर्द किया जाता है कि साधना मिश्रा जी आइए और अपनी एक कविता आप सुनाइए। आप जब उस कविता को सुनाती हैं तो गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित उस समय सभी दर्शक का दिल बाग बाग हो जाता है आपकी कविता से। केवल इसलिए नहीं कि वह कविता बड़ी प्यारी थी, इसलिए भी कि हमारे सरजमी की, हमारे घर की कोई बेटी, हमारे घर की कोई बहू इतनी शानदार लिख रही है, तो उनके खुशी का जो पैमाना था वह दोगुना हो चुका था इस बात को सोच के। क्योंकि एक अपनत्व की भावना तो आ ही जाती है कि अरे हमारे गोरखपुर की जमीन में भी इतनी बढ़िया स्वर भी है। देखिए होता क्या है कि काव्य में यदि आप लिखते बढ़िया है और साथ में यदि स्वर आपको बढ़िया मिल जाए तो उसे सोने पे सुहागा कहा जाता है, जो कि आपके पास है। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वह बातों को सुनने के बजाय उस कविता को ही सुने जो हम वहाँ पे सुनाएंगे। जी हाँ जी जी ज़रूर सुनाएंगे हम आपको। जी ठीक है। पहले मैं उसकी भूमिका बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर भूमिका अगर नहीं बताइए तो उसका वो समझ में नहीं आता, उसका अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा। कि कृष्ण जो है मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं गोकुल से, वो सबसे विदा ले चुके हैं,
लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में है कि वो राधा से क्या कहें, कि वो अब हमेशा के लिए सदा सदा के लिए गोकुल छोड़ के जा रहे हैं, राधा को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो राधा से क्या कहें, जबकि राधा का अपने प्रेम के प्रति अटूट विश्वास है। वो ये मानती हैं कि केवल पा लेना ही प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो हृदय में होता है, वो सदा रहेगा। तो कृष्ण बहुत असमंजस में है, वो राधा के पास आते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। राधा क्योंकि उनका प्रेम अटूट था, उनके मनोभावों को समझ जाती हैं, उनके असमंजसता को, उनके जो है उनकी बातों को समझ जाती हैं वो, और वो उन्हें आश्वासन देते हुए अपनी बात कहती हैं। तो मैं अपने शब्दों में उस बात को कहना चाहूँगी कि जब हृदय बनेगा वृंदावन, जब हृदय बनेगा वृंदावन, तुम फिर कान्हा बन जाओगे। जब राधा तुम्हें पुकारेगी तुम खुद को रोक न पाओगे। जब राधा तुम्हें पुकारेगी तुम खुद को रोक न पाओगे। पर धीर धरो मैं राधा हूँ, चिंता न करो मैं राधा हूँ, तुमको ना कभी बुलाऊंगी। तुम जहाँ रहो बस खुश रहना, ईश्वर से सदा मनाऊंगी। तुम जहाँ रहो बस खुश रहना, ईश्वर से सदा मनाऊंगी। तेरे दिल का जर्रा जर्रा अभिमान करेगा राधा पर, तेरे दिल का जर्रा जर्रा अभिमान करेगा राधा पर। तू चाहे जिसके संग जिए दिल सदा मरेगा राधा पर, दिल सदा मरेगा राधा पर। तो इन्हीं शब्दों से वो अपनी विदाई देती हैं, क्योंकि उनका प्रेम अटूट है, तो वो उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि वो उन्हें नहीं बुलाएंगी, वो जहाँ पे हैं वो वहीं पे प्रसन्न रहें। प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो यहीं से मैंने ये कविता उठाई थी, मैं बहुत प्रभावित हुई थी इस बात से, तो मैंने ये कविता उठाई थी जो सबको बहुत पसंद आई। आपकी इस कविता में वह दम है जो आपको राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर सकती है। बस सही मंच और सही मौके की तलाश है आपको, और जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आपको इस बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है कि आप अपने हिस्से का वह पहचान अर्जित करें, आप अपने हिस्से का वह प्रसिद्धि भी अर्जित करें। साधना जी, हमारी टीम जब आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो पता चला कि आप पहले तो पढ़ती हैं पंडित राहुल साकृत्यायन इंटर कॉलेज से, नाम ही एक ऐसे साहित्यकार के ऊपर कि आप बड़ा प्रभाव है जी कि आप उससे बच नहीं सकती हैं। और उसके बाद से आप जिस इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में आके आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनका भी इंटरव्यू हमारा आप देखेंगे, तो उनका भी इंटरव्यू संवाद कार्यक्रम में है डॉक्टर रामकृपाल राय जी का। आप उस एपिसोड को भी जाके देखें, बहुत ही आपको अच्छी जानकारी मिलेगी काव्य को लेकर। तो उसमें डॉक्टर रामकृपाल राय जी ऐसे प्रिंसिपल, क्या उनके भी लिखने पढ़ने का कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? और अगर किसी विद्यालय में इस तरीके के लोग हैं जो साहित्य को रच गढ़ रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों पर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेके आप बताएं। जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि सर डॉक्टर रामकृपाल राय सर मेरे गुरु रहे हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित रही हूँ, ये सत्य बात है। हिंदी पढ़ाते थे हम लोगों को और बहुत ही बढ़िया, उनका अध्यापन भी बहुत अच्छा था और वो लिखते भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने देखा है, आपने जब उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने देखा है बहुत ही अच्छी रचनाएं उनकी होती हैं और बच्चों को बड़ा ही प्रोत्साहित करते हैं। और एक गुरु का आप कह सकते हैं कि 90% प्रभाव अपने शिष्यों पे पड़ता है। जो वो बताते हैं, जो वो समझाते हैं अपनी बातों से, उनकी बातों का, उनके रहन सहन का, उनके स्वयं का अनुभव का बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो हम लोग भी
जबकि सर्वोदय किसान डिग्री कॉलेज से ही मैंने स्नातक किया हुआ है। तो उस समय मेरा हिंदी विषय भी जबकि रहा है, तो सर से तो मैं बहुत प्रभावित रही हूँ, रचनाओं से बहुत प्रभावित रही हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब भी मैं उनके इंटरव्यू को या उनकी लिखी हुई कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, तो देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बिल्कुल उनकी शिक्षा का ही आज देन है कि हम लोग यहाँ पे हैं, उनके प्रोत्साहन का ही जो है उनकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। साधना जी, रिसेंटली में अभी देखा जाए तो आपने अभी हिंदी साहित्य की कौन सी किताब पढ़ी, किस लेखक की किताब पढ़ी, चाहे वह काव्य धारा की हो, चाहे वह गद्य की कोई पुस्तक हो, अभी आपने रिसेंटली में क्या किसी किताब को पढ़ा है? हाँ। वर्तमान के नए लेखकों में किसी का? नए लेखकों में अभी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं पढ़ा है, मैं सुनती ही हूँ जब मंचों पे लोग, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं लिखती भी हूँ और अध्यापन कार्य में भी मैं संलग्न हूँ, तो थोड़ा-सा व्यस्तता रहती है और परिवार भी है, जबकि परिवार में हूँ मैं, तो इतना समय मेरे पास कम रहता है। तो पहले बहुत समय रहता था, तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ डाली, जिसमें कविताएँ ही मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। दुष्यंत की कविताएँ हुईं और बच्चन साहब की कविताएँ हुईं, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला हुई। लेकिन रिसेंटली में मैं सुनती ज़्यादा हूँ, पढ़ती कम हूँ। आपका यूट्यूब का भी आजकल जान ही रहे हैं ज़माना है, वही हमको सुविधाएँ मिली हैं, तो कोई कार्य भी करते रहिए तो साथ में सुनते रहिए। तो मैं सुनती रहती हूँ, पढ़ती कम हूँ। मंचों पे भी मैं जाती हूँ सुनने, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो मैं वहाँ पे कविताएँ सुनने जाती हूँ। आकृति विज्ञा अर्पण की भी कविताएँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं वो। जैसा कि जब कोई भी रचनाकार अपनी रचना धर्मिता में लगा होता है, तो उसके मन के किसी कोने में कहीं न कहीं एक सुगबुगाहट होती है कि एक न एक दिन मैं इसे पुस्तक का रूप ज़रूर दूँगा या दूँगी। क्या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा आपके भी मन में है, और यदि है तो वह पुस्तक का रूप कब तक धारण करने वाली है? जी, मन में तो है मेरे, ये सही है कि मेरे मन में है कि मैं पुस्तक लिखूं। अभी पुस्तक लिखने में समय लगता है, तो मैं लिख भी रही हूँ, लेकिन अभी वो पूरी तरह पूरी नहीं हुई है। तो जब भी वो पूरी हो जाएगी मैं सबको उससे परिचय करवाऊंगी सबका। और गीतांजलि जी को जब मिला था, गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार जब मिला था रेत समाधि पे, उस टाइम मैं बहुत प्रभावित हुई थी इन बातों से। मैंने रेत समाधि को भी पढ़ा, काफ़ी अच्छा है। और मैं तरह तरह की पुस्तकें इसीलिए मंगाती हूँ, उपन्यास वगैरह भी, कि मैं उसको पढ़ूँगी और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लिखूँ। तो जल्दी ही आप सबके बीच में मेरी पुस्तक आएगी तो जब भी आती है मैं आपको परिचय करवाऊँगी उससे। साधना जी, हमारे चैनल का एक मोटो है, हमारे कार्यक्रम का एक मोटो है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी संवाद कार्यक्रम में मेहमान आते हैं, हम सबसे यह प्रश्न जरूर पूछते हैं कि आपके दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। एक लाइन में आप बस बताने का प्रयास कीजिएगा कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज जहाँ पे हर कोई समान हो, अपने एक दूसरे की मदद करता हो और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना हो सबके मन में। सबसे बड़ी बात तो समानता का व्यवहार तो होना ही चाहिए। अगर हम सब एक समान व्यवहार करेंगे तभी हम समाज को आगे लेके जा सकते हैं। अकेले कोई एक वर्ग समाज को आगे लेके नहीं जा सकता है, तो समानता का बड़ा महत्व है। दूसरी बात, जबकि मैं अध्यापिका हूँ तो ज्ञान का मेरे लिए बहुत अधिक महत्व है, तो शिक्षित होना चाहिए। समाज हमारा जितना शिक्षित रहेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो छात्रों से, जबकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, आप उसकी पहले कोशिश करिए। मैंने इस पे लिखा भी था कि ना करने के लाख बहाने सोचे तो मिल जाएंगे, ना करने के लाख बहाने सोचे तो मिल जाएंगे, दृढ़ निश्चय मन में यदि करिए ईश्वर राह दिखाएंगे। दृढ़ निश्चय मन में यदि करिए ईश्वर राह दिखाएंगे, और लक्ष्य पे ध्यान रखें अर्जुन सा, इधर उधर कुछ ना देखें। लक्ष्य पे ध्यान रखें अर्जुन सा, इधर उधर कुछ ना देखें, केवल मत्स्य की आँख को देखें लक्ष्य भेद कर जाएंगे। केवल मत्स्य की आँख को देखें लक्ष्य भेद कर जाएंगे। तो मैं अपने तमाम छात्रों से, तमाम जो है बच्चों से ये कहना चाहूँगी, बच्चों से मेरा बड़ा लगाव है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। आप अपना पूरा
फोकस रखिए, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे रखिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उस पे ध्यान रखिए, आप अवश्य ही उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समाज को एक अच्छा सहयोग दीजिए, कम से कम हम अच्छे इंसान बन के तो सहयोग करें, ये मेरा बहुत बड़ा ये कहना रहेगा। आपने जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम से संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और एक लाइन मैं सिर्फ कहना चाहूँगी जाते जाते सबके लिए कि हो शुद्धिकरण विचारों में हर कर्म शुद्ध हो जाएगा, हो शुद्धिकरण विचारों में हर कर्म शुद्ध हो जाएगा, वरना इस भारत भूमि पे फिर धर्म युद्ध हो जाएगा। क्या बात है, आप इतनी गंभीर बातें इतना हंस के कह देती हैं, कमाल है। तो मित्रों, यह थी साधना मिश्रा जी, जो अभी अपने काव्य साधना में अनवरत लगी हुई हैं। और आपने देखा कि इस साक्षात्कार के बाद हम यह कह सकते हैं, इनके व्यक्तित्व में एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि काव्य की एक हंसमुख कवयित्री जो हंसते हंसते समाज के काफ़ी गंभीर विषयों पे अपनी लेखनी को चलाती रहती हैं। और जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम के साथ साधना मिश्रा की इस बात को आपने सुना। सुनने के बाद आपको क्या लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखते रहिए जनमुद्दा पर संवाद कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।